कि ना कोई तकलीफ ना कोई संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। कि ना कोई तकलीफ ना कोई संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। हेलो परिंदों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में दोस्तों हम क्लास 12 रसायन विज्ञान लेसन फर्स्ट ठोस अवस्था को दोस्तों मैंने आपको एक ही वीडियो में पढ़ा दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेसन सेकंड जो है विलयन, उसके जितने सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों साथ ही साथ में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को भी कराने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मोलरता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। दोस्तों अब आप समझ लीजिए कि विलयन आखिर होता क्या है, जो लेसन का नाम है वो आखिर क्या होता है। तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों चीनी पानी का घोल एक विलयन है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके डिफिनेशन पर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, दोस्तों कोई 1 लीटर का विलयन है और उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, यानी कि 1 लीटर के विलयन में जितने विलय के मोल की संख्या है उसी को बोलते हैं मोलरता। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा इसे हम लिखते हैं कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी किस में होगा, लीटर में होगा। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम कैपिटल एम, जिसे मोलरता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पर हम विलायक को लिखेंगे 1 से। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपको 1 मिलेगा वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि वह क्या है, विलायक है। और जहाँ जहाँ पर 2 दिखेगा वो हमेशा क्या होगा, विलय होगा। ठीक है, तो इसका प्रतीक क्या है दोस्तों, तो इसका प्रतीक है कैपिटल एम। तो दोस्तों कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बराबर हो जाएगा मोलों की संख्या को लिखते हैं हम यन से। ठीक है, तो यन हो गया। विलयन का आयतन, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, तो बी हो जाएगा। ठीक है, वो भी किस में होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा लीटर में। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये मोलों की संख्या तो है लेकिन किस में है, विलय में है। तो विलय को हमेशा किससे लिखते हैं दोस्तों, तो विलय को हमेशा लिखते हैं 2 से। तो यानी कि यम बराबर हो जाएगा N2/B, वो भी किस में, लीटर में। ठीक है दोस्तों, और मोलों की संख्या का एक सूत्र होता है, तो N2 बराबर होता है, यानी कि मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार होता है। ठीक है, ये दोस्तों होता है सूत्र, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार होता है। अब दोस्तों ये क्या है, विलय है, तो ये भी विलय होगा, यानी कि विलय ये भी होगा 2 हो जाएगा। तो N2 बराबर W2/M2 दोस्तों मोलों की संख्या का सूत्र होता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका सूत्र निकल कर आएगा कैपिटल एम बराबर मोलों की संख्या के स्थान पर क्या लिखेंगे, W2/M2। ठीक है, और यहाँ पर जो बी है वो किस में है दोस्तों, तो जो बी है वो बटे में है, तो हम लिख देंगे बटे में बी। दोस्तों ये लीटर में है और जब इसे हम मिली लीटर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 1000 से गुणा कर दिए तो ये लीटर में ना होके किस में हो गया, मिली लीटर में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है सूत्र मोलरता का। आशा करता हूँ दोस्तों आप यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलिए बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सेम मोलरता के समान है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है नॉर्मलता। ठीक है, वहाँ पर था मोलरता, यहाँ पर है नॉर्मलता।
दोस्तों इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नार्मलता कहते हैं। और वहाँ पर क्या था, तो वहाँ पर था 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को। तो जब विलय के मोलों की संख्या आएगा तो मोलरता होगा, ठीक है। और जब ग्राम तुल्यांकों की संख्या आएगा तो नार्मलता होगा। अब आप याद कैसे रखेंगे कि कहाँ पर मोलों की संख्या होगा और कहाँ पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगा। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, मोलरता में माँ आ रहा है तो माँ में क्या होगा, हमेशा मोलों की संख्या होगा। यहाँ पर भी माँ, यहाँ पर भी माँ आ रहा है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों मोलों की संख्या हो गया, माँ सेम मिला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। तो दोस्तों इसका जो सूत्र हो जाएगा कैपिटल एन बराबर विलय या ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी किसमें होगा दोस्तों, तो मिली लीटर में होगा, ठीक है दोस्तों। ये किसमें होगा, तो ये मिली लीटर में हो जाएगा। अब दोस्तों इसका सूत्र आप किस तरह से लिखेंगे, तो कैपिटल एन बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या है और वहाँ पर क्या था, मोलों की संख्या, तो वो हो गया था W2/M2, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा W2 अपान, यहाँ पर क्या था दोस्तों, भार बटे अणुभार, लेकिन यहाँ पर अणुभार ना होगा, यहाँ पर होगा तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार को लिखते हैं E2 से, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो उसके बाद में सेम वही होगा 1000/B, किसमें, मिलीलीटर में। दोस्तों ये लीटर में होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोनों मोलरता और नार्मलता दोनों सेम है, ठीक है। सूत्र भी होता है कैपिटल एम बराबर W2/M2 गुणे 1000/B मिलीलीटर में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केवल चेंज है, यहाँ पर क्या होगा, तुल्यांकी भार होगा, E2 से लिखते हैं, यहाँ पर अणुभार होगा जिसे हम M2 से लिखते हैं, बस केवल इतना ही, दोनों में चेंज है। आशा करता हूँ दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों एक सूत्र और होता है दोस्तों कि नार्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है, तो आप याद रखिए दोस्तों कि N बराबर होता है XM, ठीक है। N क्या दोस्तों, तो N है नार्मलता, M क्या है, कैपिटल M है मोलरता, X क्या दोस्तों, X जो है प्रतिशत वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो प्रतिशत वैल्यू, नॉर्मलता, मोलरता, यही संबंध होता है मोलरता में और नार्मलता में। अब दोस्तों चलिए यहाँ पर हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों एक न्यूमेरिकल ये है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है कि शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मोलरता का सूत्र लिखिए, क्या होता है, कैपिटल एम बराबर क्या हो दोस्तों, तो कैपिटल एम बराबर हो जाएगा W2/M2 W2/M2 इंटू 1000/B, वो भी किसमें दोस्तों, मिलीलीटर में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ मान नहीं दिख रहा है दोस्तों, W क्या है, तो W भार है और ये क्या है, अणुभार है, ठीक है। तो जल का भार कितना होता है दोस्तों, तो जल का होता है शुद्ध H2O, ठीक है। तो जल का जब आप भार निकालेंगे तो इसका आएगा 18। अब दोस्तों इसको कैसे निकालते हैं तो आप एक बार देख लीजिए, इसका होता है 1, तो 2 एकम 2 प्लस O2, मतलब वो जो ऑक्सीजन है कितने स्थान पे होता है, 16, तो 16 2 18, यानी कि जल का जो भार होता है कितना होता है, 18 होता है दोस्तों। 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब केवल हमें क्या करना है, जो सूत्र दिया गया है उसी को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, W2 का मान कितना, 1 लीटर में कितने ग्राम, ये क्या है, भार है, तो भार यानी कि ग्राम, तो हो जाएगा 1000, ठीक है। अब पानी M2 का मान कितना आया है, 18, तो 1000, इसका जो वैल्यूम है, जो आयतन है कितना दिया है, तो 1 लीटर यानी कि 1000, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और जब हम 18 को 1000 से भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा 55.56 मात्रक होता है मोल प्रति लीटर,
ठीक है दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर है 55.56 मोल प्रति लीटर। अब ये सब दोस्तों यहाँ से आया है, m बराबर होता है W2/m2। W2 का मान 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम होता है। तो ये भार है, तो भार क्या होता है, ग्राम है, तो यहाँ पर 1000 रख देंगे। m2 जल का होता है 18। ठीक है, ये तो सूत्र में है। इसका जो वैल्यूम है, आयतन कितना दिया दोस्तों, तो 1 लीटर बराबर 1000, तो 1000 रख देंगे दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। और जब काटे पीटेंगे तो 55.56 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl यानी कि नमक 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा आपसे, मोलरता पूछा है, तो सूत्र क्या होता है हम लिखेंगे। तो कैपिटल M बराबर W2/M2 इंटू 1000/B मिलीलीटर में। दोस्तों ये भी दिया है मिलीलीटर में, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे M बराबर हो जाएगा, यानी कैपिटल M बराबर दोस्तों W2 क्या है दोस्तों, तो W2 है भार। भार कितना दिया है, तो 5.85 दिया हुआ है। ठीक है, और M2 यानी कि अणुभार, तो यहाँ पर NaCl का अणुभार क्या होता है दोस्तों, तो NaCl का अणुभार होता है 58.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 58.5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 585 है, ये भी 585 है, यानी कि दोस्तों ये सवाल जो है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा और आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ऊपर दिया 1000, बी का मान दिया कितना दोस्तों, ml में लिखेंगे, तो ये ml में पहले से दिया है 200। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है दोस्तों, इसको काटेंगे 5, 5 एकम 5, 8 से काटेंगे 5 एकम 5, और फिर ये हो जाएगा 3 आके 35, तो 5 से 35, एक अंक पे दशमलव, तो दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पर दोस्तों 2 अंक पर दशमलव है, और यहाँ पर 1 पे है, तो यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे, 2 पे हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल। ठीक है, बचा क्या, तो 585 इतना बचा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम भाग नहीं लगेगा, तो 0 पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, इसको हम काटेंगे 5 से। दोस्तों जब इसे हम 5 से काटेंगे तो ये पूरे का पूरा कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, कैपिटल M बराबर W2/M2 इंटू 1000/B। W2 का मान दिया था, यहाँ पर रख दिया। M2 का मान दोस्तों यानी NaCl का अणुभार होता है इतना, यहाँ पर रख दिया। ऊपर था 1000, B का मान दिया था 200, काटने के बाद में दोस्तों इसका राइट आंसर आ गया 0.5 मात्रक मोल प्रति लीटर। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों यहाँ पर एक नोट है, फार्मलता और नॉर्मलता समान है। ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में फार्मलता पूछ ले तो वो क्या होता है, नॉर्मलता के समान होता है। ठीक है, नॉर्मलता क्या होता है, एक बार सुन लीजिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं मोलरता क्या होता है। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि मोलरता, उसके बाद में नॉर्मलता, उसके बाद में फार्मलता। ठीक है, ये दोनों समान होते हैं। अब दोस्तों है मोललता। ठीक है, वहाँ पर था मोलर, लेकिन यहाँ पर है मोललता। दोस्तों ये भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा केवल यहाँ पर चेंज है। 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है, और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या था। ठीक है, तो जब 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहेंगे, और 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहेंगे। दोस्तों मोललता को हम स्मॉल m से लिखते हैं, तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का भार, वो भी किस में हो दोस्तों, किलोग्राम यानी कि gm में। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब हम इसका सूत्र लिखेंगे, तो स्मॉल m बराबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों सेम वही होगा, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, और किसका, विलय का, तो ये हो जाएगा W2/M2
m2। ठीक है दोस्तों, विलयन का भार अब यहाँ पर किस में होगा दोस्तों, तो Gm में होगा। तो यहाँ पर सेम हो जाएगा, भार पूछा है तो भार को लिखते हैं किसे, W से, W फॉर वेट, तो हो जाएगा ये W1 हो जाएगा, यहाँ पर W2 अपान m2 और 1000 अपान W1। दोस्तों ये होता है सूत्र मोलरता का। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये जो सूत्र है ये मोलरता के समान है, लेकिन यहाँ पर क्या था, वहाँ पर था ये B, लेकिन यहाँ पर दोस्तों W1 वेट यानी भार क्यों है, लेकिन यहाँ पर दिया है भार दिया है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या रखेंगे, W1 रखेंगे, ना कि B रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तीनों सूत्र जो हैं वो सेम हैं, केवल दोस्तों थोड़ा थोड़ा चेंज है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलिए बात कर लेते हैं अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। दोस्तों अब समझिएगा, किसी विलयन में मान लीजिए कोई विलयन है, उसमें उपस्थित, ठीक है, एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, यानी कोई विलयन है और उसमें उपस्थित जो उसमें है प्रेजेंट टाइम में एक घटक है या अवयव के मोलों की संख्या। ठीक है, कोई एक घटक है या कोई अवयव है और उसके मोलों की संख्या है तथा विलय और विलायक के कुल मोलों की संख्या को मोल अंश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई एक घटक है या अवयव के मोलों की संख्या है तथा विलय और विलायक जो होते हैं उनके कुल मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाती है। तो दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा, मोल प्रभाज या मोल अंश को लिखते हैं x से, तो x बराबर हो जाएगा घटक के मोलों की संख्या बटे विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या या कुल मोलों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा घटक के मोलों की संख्या, तो घटक कोई मान लीजिए n1 है, ठीक है, बटे विलय और विलायक के कुल मोलों की संख्या, तो विलय कोई n1 और विलायक कोई n2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर हो जाएगा n1 बटे n1 प्लस n2। ठीक है, अब यहाँ पर बोला था कि एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या और विलय और विलायक के कुल मोलों की संख्या, यानी यहाँ पर कुल बोला है तो संख्या कितनी होगा, एक विलय का होगा एक विलायक का होगा, तो इसी प्रकार से हो जाएगा ये x1 का और एक इसी तरह से x2 का होगा। ठीक है, n1 बटे n1 प्लस n2। ठीक है दोस्तों, और एक सूत्र होता है x1, ठीक है, प्लस x2 बराबर 1, यानी कि दोस्तों विलय के मोलों की संख्या, विलय का जो मोल प्रभाज है और विलायक का जो मोल प्रभाज है वो बराबर किसके होता है, 1 के होता है, यानी कि x1 प्लस x2 बराबर 2 होता है। अगर आपको कहीं पर एक मोल प्रभाज दिया हो दोस्तों और दूसरा पूछे तो यहाँ पर आप जो दिया है उसका मान रखेंगे और x2 आप अच्छे से निकाल लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो सूत्र है। ठीक है, x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन। अब हम चलिए बात कर लेते हैं अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है राउल्ट का नियम एवं उसकी सीमाएं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार यानी हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि राउल्ट का नियम क्या होता है और उसकी सीमाएं क्या होती है। तो किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज क्या होता है अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो किसी विलयन के वाष्प दाब का, वाष्प पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो किसी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, यानी कि दोस्तों कोई विलयन है, ठीक है, उसके वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, ठीक है, एक होता है उन्नयन एक होता है अवनमन, तो जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो जब आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर हो जाए तो वही होता है राउल्ट का नियम। राउल्ट जी ने यही नियम दिया था। ठीक है दोस्तों, तो सूत्र होता है P1 माइनस P2 अपान P1। ठीक है दोस्तों, ये कैसे आया ये मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वही मैं केवल यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो एक सूत्र केवल आप याद रखिएगा कि P1 माइनस P2 अपान P1 बराबर दोस्तों
ये किसके बराबर होता है? अच्छा ये है क्या, P1 माइनस P2 अपान P1 क्या है? तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। और मैंने आपको अभी बताया है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? मोल प्रभाज के। तो मोल प्रभाज का भी सूत्र आया था, क्या आया था? N1 बटे N1 प्लस N2, ठीक है। तो आपेक्षिक अवनमन जो है यहाँ पर बराबर है मोल प्रभाज के। दोस्तों जहाँ P1 और P2 क्या हैं? विलायक एवं विलयन के वाष्प दाब हैं। जो P1 है और P2 जो है, ठीक है, वो विलायक और विलयन का वाष्प दाब है। आशा करता हूँ दोस्तों आप राउल्ट के नियम को अच्छे से समझ गए होंगे। आपको दोस्तों रटना बिल्कुल नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि जो राउल्ट का नियम है वो यही कहता है कि P1 माइनस P2 अपान P1 है क्या? आपेक्षिक अवनमन है। तो आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है। बस सिंपल सा आपको इतना याद रखना है। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि इसकी सीमाएं क्या होती हैं। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं, फर्स्ट दोस्तों है, यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। यानी कि दोस्तों यह जो नियम होता है वह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता है। अगला दोस्तों, यह केवल आवासशील विलयनों पर लागू होता है, ठीक है। यह जो नियम है ये केवल आवासशील विलयनों पर लागू होगा, वाष्पशील विलयनों पर लागू नहीं होता है। अगला नियम, अगला जो सीमा दोस्तों, कि वैद्युत अपघट्टों पर यह नियम लागू नहीं होता है। जो वैद्युत अपघट्य होते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो दोस्तों ये था राउल्ट का नियम और उसकी सीमाएं। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है, महत्वपूर्ण संबंध वाले सूत्र, ठीक है। आपसे दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि नारमलता दे देगा, ठीक है, फार्मलता दे देगा, कुछ भी ऐसे दे देगा और आपसे पूछेगा आप मोलरता निकालिए, मोलरता दे देगा, पूछेगा आप मोललता निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक दोस्तों सूत्र होता है कैपिटल इन स्मॉलियम, स्मॉलियम क्या होता है? मोललता होता है, ठीक है, मोललता। तो मोललता बराबर होता है 1000 इंटू क्या है, कैपिटल एम यानी कि मोलरता, ठीक है। तो स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू कैपिटल एम अपान 1000 डी। डी क्या है? तो डी है डेंसिटी यानी कि घनत्व, ठीक है दोस्तों। कैपिटल एम फिर से आ गया, ये क्या है? मोलरता है। और M2 क्या दोस्तों? तो M2 है जो है द्रव्यमान है, मास है, यानी कि दोस्तों क्या होता है? भार बटे अणुभार, W2 अपान M2। तो ये क्या है? क्या है दोस्तों? अणुभार है। और किसका अणुभार है? विलय का। क्योंकि क्यों विलय का है? तो क्योंकि यहाँ पर M2 लगा हुआ है और 2 हमेशा किसके लिए आता है? विलय के लिए आता है, ठीक है। तो स्मॉल एम बराबर 1000 कैपिटल एम बटी 1000 डी माइनस एम इंटू M2। अब दोस्तों इसमें क्या देगा? वो कोई पदार्थ देगा, उसका अणुभार आप निकाल लेंगे, ठीक है। मोलरता दे देगा और मोललता दे देगा। अब आपसे पूछेगा घनत्व निकालिए। तो जब आपको ये सूत्र पता होगा तभी आप न्यूमेरिकल को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम चलिए एक संबंध और है उसको अब हम समझ लेते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोललता और मोल प्रभाज में क्या संबंध होता है। तो मोललता यानी कि स्मॉल एम बराबर होता है 1000 मोल प्रभाज जो सेकंड है x2 अपान x1 इंटू M1। M1 क्या दोस्तों? M1 जो है अणुभार है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। यानी कि दोस्तों मोललता बराबर 1000 मोल प्रभाज जो सेकंड पदार्थ था और x1 जो फर्स्ट था और M1 क्या है दोस्तों? तो विलायक का अणुभार है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब हम चलिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। एक संबंध और है M2। M2 क्या है? विलय का भार है। तो M2 बराबर KB अपान TB W2 अपान W1 इंटू 1000, ठीक है। अब M2 क्या है दोस्तों? तो M2 है विलय का भार। KB क्या है? तो KB जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक है। TB क्या है? तो क्वथनांक में उन्नयन है। W2 क्या दोस्तों? तो W2 जो है वेट है किसका? विलय का, क्योंकि यहाँ पर 2 लगा है। W1 क्या दोस्तों? तो W1 विलायक का भार है यानी वेट है इंटू 1000, ठीक है। और इसी सूत्र की सहायता से यहाँ पर हम ये सूत्र इस क्वेश्चन को अब हम लगाएंगे।
दोस्तों क्वेश्चन है 9 ग्राम ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो 9 ग्राम ग्लूकोज है को 500 ग्राम जल में घोला जाता है। ठीक है दोस्तों, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जल के लिए जो केविक मान दिया है, जो मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया है वो 0.52 पर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों सूत्र होता है M2 बराबर KB/TB इंटू W2/W1 इंटू 1000। M2 का मान दोस्तों दिया गया है, M2 के दोस्तों जो ग्लूकोज है ये दिया गया है। निकालना क्या दोस्तों, हमें TB निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है TB। ठीक है, तो हम इसको यहाँ करेंगे और इसको यहाँ कर देंगे, तो TB बराबर हो जाएगा KB/M2 इंटू W2/W1 इंटू 1000। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर केवी का मान कितना दिया है, तो दिया है 0.52। ठीक है, M2 का मान क्या है, तो M2 जो है क्या है, द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना होता है, तो ग्लूकोज का जो द्रव्यमान होता है यानी कि होता है 180। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर W2 का मान कितना है, तो W2 अच्छा 2 लग गया यहाँ पे, तो 2 यानी कि विलय। ठीक है, तो 9 ग्राम, तो ये क्या है, विलय का मान है। तो ये हो जाएगा 9/W1 कितना दिया है 500 इंटू 1000। अब दोस्तों ये आप खुद से सॉल्व करिएगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जो क्वथनांक में उन्नयन है ये कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप कमेंट में इसका राइट आंसर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं इसका जो राइट आंसर लिख दे रहा हूँ 0.052 केल्विन इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, केल्विन इसका मात्रक होता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ और उस संपूर्ण चैप्टर को हम उसी एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।